हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड एक्सपर्ट के अंदर। तो उम्मीद है आप सभी को लेक्चर 1 पसंद आया होगा और आपको सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। तो आपको याद होगा लेक्चर 1 में बच्चों हमने डिस्कस करा था कि मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह क्या होता है, पंक्तियाँ क्या होती है, स्तंभ क्या होता है, ऑर्डर यानी कि कोटि क्या होती है, और हमने इन सभी को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा था। और हमने ये देखा था आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पंक्ति आव्यूह, फिर स्तंभ आव्यूह, फिर वर्ग आव्यूह, फिर तत्समक आव्यूह, फिर हमने विकर्ण आव्यूह और उसके साथ में हमने शून्य आव्यूह, बहुत सारे आव्यूह हमने डिस्कस करे थे। तो बच्चों आज की क्लास में जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह की समानता, है ना। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं, दो आव्यूह आपस में समान कब होते हैं। तो बच्चों यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे कि दो आव्यूह आपस में बराबर कब होते हैं। तो प्यारे बच्चों, दो आव्यूह को आपस में बराबर होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक आव्यूह लिखा ए नाम का, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी बच्चों, मान लो मैंने लिया यहाँ पर 2 और यहाँ पर मैंने लिया 4, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो ये आव्यूह, इसकी कोटि क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? तो आप कहोगे सर इसके अंदर 2 पंक्ति हैं, एक स्तंभ है, मतलब ये 2 into 1 में चल रहा है। बहुत खूब, ठीक है बच्चों। एक आव्यूह और बनाता हूं मैं आपके सामने, एक आव्यूह और बनाता हूं। मान लो मैंने एक बी नाम का आव्यूह बनाया, और बच्चों बी नाम का जो आव्यूह है, यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर समझने वाली बात ये है बच्चों, मान लो मैंने यहां पर लिया रूट के अंदर 4, और बच्चों मान लो मैंने यहां रूट के अंदर लिया 16, ठीक है। एक तरफ मैंने लिया रूट 4, दूसरे में मैंने लिया रूट 16। अच्छा, तो बताओ बच्चों मैंने कितने आव्यूह लिए? मैंने 2 आव्यूह लिए। पहले का नाम क्या है ए, दूसरे का नाम क्या है बी, है ना। अब बच्चों यहाँ इंटरेस्टिंग बात देखना, यहाँ पे पहली संख्या क्या है? 2 है सर, और यहाँ पर पहली संख्या क्या है? रूट 4। लेकिन सारे बच्चों को ये बात पता होगी, रूट 4 को जब हम सॉल्व करते तो आंसर मिलता है 2, क्योंकि 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाता है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ 4 चल रहा है और यहाँ रूट में 16, तो बच्चों रूट 16 जो होगा इसका आंसर कितना आता है? 4 आता है। अरे हाँ सर, बात तो सही है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, जो 2 यहां लिखे वही वाला 2 यहां पर भी है, जो 4 यहां लिखा वही वाला 4 यहां पर भी है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी लिखा सब कुछ सेम है। मन की आंखों से देखो सब सेम लिखा है, कुछ भी अलग नहीं लिखा है। तो प्यारे बच्चों, भले चाहे इसका नाम ए है, भले चाहे इसका नाम बी है, पर इन दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहां बोलूंगा कि भाई यहां पर ना ये जो ए वाला डब्बा है ये बी वाले डब्बे के बराबर है, मतलब ये दोनों आव्यूह आपस में क्या है? इक्वल है। बच्चों इक्वल होने के लिए सिर्फ यही बातें काफी नहीं है, 2 चीजें और गौर करना कि कब मैट्रिक्स बराबर होती है, ये भी आपको साथ के साथ नोट करके चलना है। देखो अंदर की पहली संख्या जब पहली संख्या के बराबर हो जाए, अंदर की दूसरी संख्या जब दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, इनको पता क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो रहे हैं, जैसे इसका कोरस्पॉन्डिंग ये, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये, अगर कोरस्पॉन्डिंग चीजें बराबर हो रही हैं, और दूसरी चीज यहां पे आने वाली जो कोटि है 2/1, और बच्चों यहां पे आने वाली कोटि जो 2/1, अगर ये भी बराबर है तो 2 आव्यूह आपस में बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब आव्यूह को बराबर होने के लिए क्या चाहिए? आव्यूह को बराबर होने के लिए अंदर की जितनी भी संख्याएं हैं वो आपस में बराबर हो, और इनका जो नीचे वाला ऑर्डर यानी इनकी जो कोटि है वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं जहां पर 2 आव्यूह बराबर होंगे या नहीं होंगे, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया ये दोनों आव्यूह क्यों बराबर है, क्योंकि अंदर की सारी संख्याएं सेम हैं और इनकी कोटियां आपस में बराबर है। तो अब इसका एक एग्जांपल और देखते हैं प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट करके चलना। अब मान लो मेरे पास सेकंड एग्जांपल है बच्चों, जैसे कि मान लो मेरे पास एक पी नाम का आव्यूह, पी नाम का, इसमें पी लिखा हुआ है और इसके अंदर वैल्यू लिखी हुई यहां पर 2, 3, 4 और यहां पे लिखा है 5, ठीक है। अच्छा, एक क्यू नाम का आव्यूह ले रहा हूं। अच्छा, वैसे इसका ऑर्डर कितना होगा? 2/2 का होगा बच्चों। इसी तरीके से क्यू नाम का आव्यूह मैंने लिया, और मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया, है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया, और यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया। लेकिन बच्चों मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ मैंने लिख दिया 5.1, मैंने यहाँ लिख दिया 5.1, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा इसका ऑर्डर कितना है? तो इसका भी ऑर्डर सर 2/2 का चल रहा है। अब देखते हैं क्या ये दोनों आव्यूह बराबर हैं, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो बच्चों देखो, मैट्रिक्स के बराबर होने के लिए 2 बातें देखो। पहली चीज, क्या इनकी कोटियां एक जैसी हैं? क्या इनकी कोटियां
दिया कि इनके ऑर्डर एक जैसे, हाँ सर एक जैसे, ओके 50% काम कंप्लीट हो गया। अब अगली चीज ये देखो, क्या इनके अंदर आने वाली कॉरस्पॉन्डिंग संख्या बराबर है? हाँ सर, पहली संख्या पहली के बराबर है। क्या दूसरी दूसरी के बराबर है? हाँ सर ये भी बराबर है। क्या तीसरी तीसरी के बराबर है? हाँ सर ये भी बराबर है। क्या चौथी चौथी के बराबर है? नहीं सर ये अलग है। तो बच्चों क्योंकि ये अलग है इसलिए मैं यहां बोलूंगा कि भैया यहां पर P और Q आपस में बराबर नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल। तो इन दोनों को आपस में बराबर होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो बच्चों इनकी कोटियां बराबर होनी चाहिए और इनके अंदर के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है जो पहले नंबर पे है वो पहले वाले के साथ बराबर हो, जो दूसरे नंबर पे वो दूसरे वाले के साथ बराबर हो, जो तीसरे पे वो तीसरे के साथ बराबर हो, जो चौथे पे वो चौथे के साथ बराबर हो। अगर ये बातें पाई गई तो बच्चों दो आव्यूह बराबर हो जाएंगे। अगर जरा सा भी पॉइंट का भी फर्क आ रहा है ना तो फिर वो दो आव्यूह आपस में बराबर नहीं है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब एक बार बच्चों ये देख लेते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं कि पेपर में एग्जाम में इसके ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक बार ये देख लेते हैं एग्जामिनर हमसे इस पे किस तरह का सवाल पूछना चाहता है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक आव्यूह, क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको पेपर के अंदर कि अगर मान लो हमारे पास एक आव्यूह है, ठीक है, यहां पे लिख रहा है 2, यहां लिख रहा है 3, यहां लिख रहा है 4 और इधर लिख रहा है 5, ठीक है बच्चों। और यहां पे बराबर में लिखा होगा कुछ इस तरीके से, यहां लिखा होगा x, यहां लिखा होगा y, यहां लिखा होगा z, यहां लिखा होगा मान लो k लिखा होगा, k लिख देते, कुछ भी लिख देते, ठीक है। अच्छा अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है, इसका जो ऑर्डर होगा, इसकी जो कोटि की वो कितनी है 2/2 और इधर वाले की भी कोटि कितनी है 2/2 की, यानी कि 2 गुणा 2 की, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। अब बच्चों मान लो पेपर में आपको पहले से किसी ने बोल दिया कि भाई ये दो डब्बे ना आपस में बराबर है, एग्जामिनर ने पहले बोल दिया कि ये वाला डब्बा इसके बराबर है, तो आपको x y z और k की वैल्यू निकालनी है। बच्चों आप बस इतना दिमाग लगाना कि दो डब्बे बराबर होते कब है। मैंने क्या सिखाया था, दो डब्बे बराबर सिर्फ दुनिया में तब हो सकते हैं जब पहली संख्या पहली के बराबर हो, दूसरी वाली दूसरी के, तीसरी वाली तीसरी के और चौथी वाली चौथे के बराबर हो, तभी बराबर हो सकते हैं। इसने तो पहले ही बोल दिया दोनों बराबर हैं। अगर ये मुझे पहले ही सवाल में दिया हुआ है कि दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा अगर यहां पर 2 है तो इसका मतलब इसकी जगह पर भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और अगर यहां पर 3 है तो इसकी जगह पर भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर यहां 4 है तो यहां पे भी कितना होना चाहिए, 4। अगर यहां 5 है तो यहां भी कितना होना चाहिए, 5। तब ये डब्बे दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूं, सारे बच्चे ध्यान से समझना। प्यारे बच्चों देखो, अगर ये दो डब्बे पहले से बराबर दिए हैं तो ये सोचो ये बराबर है क्यों, क्योंकि अगर ये 2 है तो ये भी क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। क्योंकि ये 2 रहा होगा इसलिए हम सीधा सीधा बोलेंगे x की वैल्यू डायरेक्टली बोल देंगे 2 रही होगी। और बच्चों अगर ये 3 है तो ये भी कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, तभी तो दो डब्बे बराबर आएंगे। ओहो सर इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो, कहना ये चाहता हूं कि y हमारा 3 रहा होगा, डायरेक्ट पता चल गया। इसी तरीके से बच्चों अगर ये 4 है तो ये भी कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, तभी ये दोनों आपस में बराबर रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ z की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बच्चों अगर ये 5 है तो ये भी क्या रहा होगा, 5 रहा होगा। इसका मतलब हमें क्या मिला कि भैया k हमारा कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। देखो हमारे पास x y z और k सबकी वैल्यू आ गई। इतना आसान सवाल पूछा जाता है पेपर के अंदर, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और लॉजिकल बनाने की कोशिश करते हैं। और कैसा सवाल बन सकता है सर, बेटा और इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। बच्चों ये दोनों डब्बे मान लो पहले से हमें किसी ने बराबर दे दिए, पेपर में मान लो ये सवाल बन गया कि ये वाला डब्बा इस वाले डब्बे के बराबर है, तो आपने इसमें से एक तो x बताओ x क्या रहा होगा, और दूसरा आप ये बताओ ये वाला a क्या रहा होगा, ठीक है। इन दोनों का मान निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। आपको तो बस ये सोचना है अगर ये दो डब्बे पहले से ही बराबर दिए हुए हैं तो ये दो डब्बे बराबर कब हो सकते हैं, सोचो ये कब हो सकते हैं बराबर। ये तब हो सकते हैं कि अगर यहां पे 0 चल रहा है, अगर यहां 0 चल रहा है तो यहां पर भी क्या रहा होगा, यहां पर भी 0 रहा होगा। अगर यहां पे इस जगह 5 चल रहा है, 5 तो इस जगह भी 5 चल रहा होगा, इस जगह भी 5 चल रहा होगा, तो ये बराबर हो सकते हैं। यहां पे 6, यहां पे 6, यहां पे 7, यहां पे 7। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं, दोबारा सुनो। अगर यहां 0 चल रहा है तो यहां भी क्या रहा होगा, 0, तभी ये बराबर आएंगे। तो इसीलिए कह दो कि ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा 0, मतलब x² - 4 0 के बराबर रहा होगा। और प्यारे बच्चों इसी तरीके से ये वाला जो a है, a ये किसके बराबर होगा, 5 के बराबर रहा होगा। और 6 के बराबर पहले से ही है, 7 के बराबर पहले से ही है।
अब बस इनको सॉल्व कर दो। माइनस का 4 जब इधर आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में 4, स्क्वायर हटा करके रूट लगाओगे तो प्लस माइनस का रूट में 4, और बच्चों एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 2। मतलब एक्स या तो प्लस का 2 रहा होगा या माइनस का 2 रहा होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहां से जो ए की वैल्यू मिली वो मिल गई हमें 5। इसका मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 और ए की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो इतना आसान है इनको सॉल्व करना। तो उम्मीद है सब बच्चों को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हम सीखने वाले मैट्रिक्स का ऑपरेशन, जिसे बोलते हैं आव्यूह की संक्रियाएं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो अब जो हम सीखने वाले ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखने वाले सब बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम ऑपरेशन का मतलब क्या है सर? बेटा ऑपरेशन का मतलब ये है, अब हम ये जानने वाले हैं कि जो दो मैट्रिक्स होते हैं ना हमारे पास, उन दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे। एडिशन सीखने वाले, जोड़ना सीखने वाले, उन दो मैट्रिक्स को, दो अवयव को घटाते कैसे, उनको घटाना सीखेंगे। दो मैट्रिक्स को गुणा कैसे करना है, गुणा मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक है बच्चों, दो मैट्रिक्स को भाग कैसे करते ये सीखेंगे, भाग करना सीखेंगे। दो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, इनवर्स बोले तो प्रतिलोम निकालना सीखेंगे। और किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब सर, मतलब ये किसी संख्या से गुणा करना सीखेंगे। तो अब हम ये सीखने वाले हैं। तो हम थोड़ा तो फटाफट पेन और नोटबुक निकाल करके सारी चीज साथ के साथ नोट करना शुरू कर दो। तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने जा रहा है हमारा, जिसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, संख्या से गुणा करना। तो आओ हम ये वाला रूल सीखने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा कैसे करते हैं। कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले क्या सीखने वाले, हम सीखने वाले मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या सीखने वाले? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय सम स्केलर, बाय सम स्केलर। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बाय सम स्केलर। क्या मतलब है सर इस बात का? इसका मतलब ये हुआ, अब हम किसी मैट्रिक्स को, किसी आव्यूह को किसी संख्या से गुणा करके देखेंगे कैसे करते हैं। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, मान लो आपके पास, मान लो कि आपके पास एक आव्यूह है, आव्यूह एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में यहां लिखा हुआ है 2 और यहां लिखा हुआ है सपोज करो 3 और यहां पे लिखा हुआ है 4, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं इसकी कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 3 पंक्ति हैं, एक स्तंभ है, तो आप लिख दो 3 गुणा 1। बहुत खूब। अब बच्चों ये जो मेरे पास आव्यूह, जो मैट्रिक्स है मेरे पास, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं गुणा करने वाला हूं। गुणा करने वाला हूं किससे करने वाला हूं? स्केलर से करने वाला हूं। इसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह को अदिश गुणन। अदिश गुणन मतलब किसी संख्या से गुणा करना। देखो एग्जामिनर आपसे क्या बोलेगा, ध्यान से सुनना। एग्जामिनर आपसे बोलेगा फाइंड करो 3a। एग्जामिनर बोलेगा क्या फाइंड करो? 3a। मतलब 3a का मान कितना होगा? अगर a का मान इतना है तो 3a का मान कितना होगा, ऐसा पेपर में पूछ लेगा। तो समझदार बालक यहां पर क्या सोचेगा कि भाई करना क्या है, a को सिर्फ 3 से गुणा ही तो करना है, a को 3 से गुणा करना है, हो गया काम। तो बेटा a को 3 से गुणा करेंगे कैसे? तो देखो क्या लिखेंगे यहां पर, हम 3 से गुणा इधर वाली तरफ भी कर देंगे, और प्यारे बच्चों 3 से गुणा हम इधर भी कर देंगे। 3 से गुणा दोनों तरफ करनी है आपको। जब 3 से गुणा इधर करोगे तो ऐसे लिख के दिखाओगे, जब 3 से गुणा इधर करोगे तो डब्बे के बाहर लिख के दिखाओगे। फिर बच्चों आपको करना क्या है, जब आप 3 से गुणा करोगे तो ये जो बाहर वाला 3 है, बाहर वाला 3, इसकी गुणा अंदर सभी के साथ करनी पड़ेगी। सभी के साथ, जितने भी अंदर है सबके साथ करो। तो बच्चों 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6, और 3 तिया कितना आ जाएगा? 9, और 3 चौक कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा एक नया आव्यूह बन गया। इस तरीके से हम किसी आव्यूह को गुणा कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय सम स्केलर। स्केलर का मतलब क्या है बेटा? स्केलर का मतलब है संख्या से गुणा। स्केलर का क्या मतलब है? संख्या से गुणा, संख्या से गुणा। तो हम संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो इस आव्यूह को हमने 3 से गुणा कर लिया। अब इस आव्यूह को हम माइनस की संख्या से भी गुणा कर सकते हैं, रूट की संख्या से भी गुणा कर सकते हैं, और बेटा गुणा क्या, भाग भी कर सकते हैं, भाग, है ना। अभी और देखते हैं जैसे कि मान लो मेरे पास एक और एग्जांपल है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। कल को मान लो मेरे पास किसी ने बोल दिया सर ये बी नाम का आव्यूह, बी नाम का आव्यूह, और इसके अंदर लिखा हुआ है 2, 3, 4 और माइनस का 5। ठीक है, अच्छा लो किसी ने हमसे बोल दिया कि भाई इसमें से ना आप b अपॉन 2 फाइंड करो, ज्ञात करो b अपॉन 2, b बटे 2। b बटे 2 मतलब सर बेटा b बटे 2 का मतलब ये है कि अगर हमारे पास b है तो हमें b को कितने से भाग करना है? 2 से भाग करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो बहुत आसान है, b पड़ा हमारे पास, b को 2 से भाग करना है तो सबके साथ कर देंगे। तो मान लो अगर मैं b में 2 का भाग करता हूं तो बेटा इधर b में 2 का जब भाग लगेगा इधर 2 का भाग लगेगा, और 2 का भाग जब इधर
करूंगा तो इधर लिखूंगा 1/2, तो अंदर चलेगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर -5। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पर, जब मैं 2 का भाग कर रहा हूं, जब मैं 2 का भाग कर रहा हूं तो इस वाले 2 को इसके भी भाग में ले जाऊंगा, इसके भी भाग में, इसके भी और इसके भी, सबके डिवाइड में लिखना पड़ेगा। तो बच्चों जब ये वाला 2 अंदर जाएगा, 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा 1। बच्चों ये वाला 2 इसके भाग में जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 3/2। ये वाला 2 इसके नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। ये वाला 2 इसके नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा -5/2। तो इस तरीके से हमारे पास एक नया अवयव बन करके रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं बच्चों। इस तरीके से हमारे लिए किसी भी अवयव को गुणा भाग करना बड़ा आसान है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी 0 से गुणा और 0 से भाग नहीं करते। बाकी हम और किसी भी संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर अपनी मर्जी से करते हैं क्या? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं करते। एग्जामिनर हमसे बोलेगा कि आप ये करो, आप इतने का भाग करो, इतने की गुणा करो, तो उतने से करना है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी संख्या से गुणा कर रहा हूं दोनों तरफ, ठीक है, तो डब्बे के अंदर जितनी भी संख्याएं सब में गुणा होगी। और अगर मैं भाग करूं किसी संख्या से दोनों तरफ, तो डब्बे के अंदर जितनी भी संख्या है सब में उस संख्या से भाग किया जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। अगर आप गुणा करना सीख गए तो यहां पर मैं आपको सिखाता हूं कॉमन निकालना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम सीखेंगे यहां पर कॉमन निकालना, है ना, कॉमन निकालना। तो बच्चों अब हम कॉमन निकालना सीखने वाले हैं। तो कॉमन कैसे निकाला जाता है इसको समझने वाली बात है यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है, जैसे मान के चलो हमारे पास एक अवयव है बच्चों, हमारे पास एक अवयव यहां पे लिखा हुआ है 2, यहां लिखा है 4, यहां लिखा है 6 और यहां लिखा हुआ है 8। ये हमारे पास कोई अवयव है। कितने बाई कितने का लिया मैंने बच्चों? ये मैंने लिया 2/2 का। अब मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं, जब हमारे पास हमने एक नियम बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, गुणा करने वाला, किसी संख्या से गुणा करनी हो तो उस संख्या की सबके अंदर गुणा करते, सारी संख्याओं में गुणा करते, ठीक है, ये हमने सीखा था। अब बच्चों यहां पर एक चीज गौर करना, यहां पर 2 आ रहे, यहां 4 आ रहे, यहां 6 आ रहे, यहां 8 आ रहे, ये सारी की सारी संख्याएं अगर देखा जाए तो 2 के पहाड़े में आती, 2 के टेबल में आ रही है। 2 के पहाड़े में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसका मतलब मैं इन सब में से 2 को बाहर खींच सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। तो अगर हम गुणा कर सकते हैं सब में और सबसे कॉमन आ रहा है तो बेटा कॉमन भी ले सकते हैं। गुणा सब में हो सकती है तो कॉमन भी सबसे आ सकता है, ये चीज समझने वाली है। मतलब इधर वाला a अपनी जगह पर a रहेगा और बच्चों जब मैं इसमें से अंदर से 2 कॉमन निकालूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा। और 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। तो बच्चों ये देखो हमने 2 कॉमन ले लिए और ये मैट्रिक सब ऐसे दिख रही है। बस आपको कॉमन निकालना आना चाहिए। अभी मुझसे ये पूछना भी मत इसको हम कहां यूज करेंगे बच्चों, क्वेश्चंस में ऐसा करना होगा। तो आपको कॉमन निकालना आना चाहिए कि हाँ सर हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से अगर कोई संख्या सबसे कॉमन आएगी सभी में से तो ही कॉमन लेंगे। अगर एक भी ऐसी संख्या जिससे कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर कॉमन नहीं लेंगे। हाँ एक तरीका है जिसमें हम जबरदस्ती कॉमन लेते हैं, वो भी समझा देता हूं। जबरदस्ती कॉमन कैसे सर दिखाओ जरा। मैंने कहा ऐसे कॉमन लिया जा सकता है, जैसे मान के चलो मेरे पास एक बी नाम का डब्बा है, बी नाम का डब्बा, और बच्चों यहां पर लिखा हुआ है सपोज करो 2, यहां लिख रहा है 4, यहां पे लिखा है 6 और यहां पे लिख रहा है 7, ठीक है। अब मान लो किसी बच्चे को इसमें से 2 कॉमन लेना है क्योंकि 2 के पहाड़े में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, पर ये तो 2 के पहाड़े में नहीं आता है। तो अगर आप यहां पे भी कॉमन लेना चाहते हो तो यहां भी कॉमन आ जाएगा, बट जबरदस्ती कॉमन लेना पड़ेगा, फोर्सफुल्ली कॉमन आएगा। देखो कैसे, मैं वो भी दिखा देता हूं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहां से 2 को बाहर निकालता हूं, 2 को कॉमन लेता हूं, तो 2 के पहाड़े में ये आएगा 1 बार में, ये आएगा 2 बार में, ये आएगा 3 बार में, पर इसके पास तो 2 है ही नहीं। अगर किसी के पास 2 ना हो, किसी के पास किसी के पहाड़े में टेबल में वो नंबर ना आए तो क्या करें? तो आपको उस नंबर को लिखना है और जितना कॉमन ले रहे थे उसको उसके डिवाइड में लिख के छोड़ देना है, ये आंसर माना जाएगा। मतलब अगर इसकी औकात नहीं है 2 को कॉमन देने की तो इसके नीचे डिवाइड में 2 लिख दो, इसको बोलते हैं जबरदस्ती 2 कॉमन निकालना। आप ये कर सकते हो यहां पर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं आपको एक बार माइनस को कॉमन निकालना सिखाता हूं कि माइनस कॉमन कैसे लिया जाता है, ठीक है। आप ये सारी चीजें नोट कर लेना बहुत अच्छे से, है ना, क्योंकि नोट्स बना के चलोगे तो फायदे में ज्यादा रहोगे। अब बच्चों मान लो मेरे पास सपोज करो एक एक्स नाम का डब्बा है, एक्स नाम का डब्बा, और इसके अंदर लिखा हुआ है मान लो -1, -2, -3 और यहां लिखा हुआ है +4, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे? इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं सर? बेटा इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन निकालना आना चाहिए। कहोगे सर माइनस यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, इसके पास तो माइनस है ही नहीं। मैं कहूंगा जिसके पास माइनस नहीं है वहां से भी जबरदस्ती कॉमन ले सकते हैं, बस आपको साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज करना है कैसे वो देखो बच्चों। अगर हम किसी डब्बे से माइनस को कॉमन निकालते हैं तो माइनस को कॉमन लेने पर होगा क्या? जब हम किसी डब्बे से माइनस को कॉमन लेंगे
लेंगे तो इसके पास से माइनस जा चुका है तो ये प्लस का 1 बचेगा, इसके पास से माइनस जा चुका है ये प्लस का 2 बचेगा, इसके पास से माइनस जा चुका है ये प्लस का 3 बचेगा, इसके पास माइनस था ही नहीं तो हम इसके आगे जबरदस्ती एक माइनस लगा देंगे और ये अपनी जगह पे माइनस को कॉमन दिलवा देगा। समझ में आ रही है बात? मतलब माइनस कॉमन लेते समय क्या करना है, जो आदमी माइनस दे सकता है उससे माइनस ले लो, जिसके पास माइनस नहीं है उसके पास माइनस लगा दो। इसको बोलते हैं माइनस को जबरदस्ती कॉमन निकालना। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ, अगर यहां पहले से माइनस होता, पहले से माइनस हो तब तो कोई टेंशन ही नहीं थी, तब तो माइनस लेके सीधा प्लस कर देता, लेकिन दिक्कत ही इसके पास माइनस था ही नहीं तो मैंने जबरदस्ती कॉमन लिया तो मुझे इसके आगे एक माइनस लगाना पड़ा। इस तरीके से हम कॉमन निकालते हैं। तो उम्मीद है आपको दो बातें समझ में आ गई होंगी। बच्चों हमने पहले नंबर पे क्या सीखा, किसी संख्या से गुणा करना, कि किसी संख्या से डब्बे में गुणा करेंगे तो डब्बे की सारी संख्याओं में गुणा करना होता है, किसी संख्या से भाग करेंगे तो डब्बे की सारी संख्याओं में भाग करना होता है, किसी डब्बे से कॉमन लेंगे तो सारी संख्याओं से कॉमन आना चाहिए। और क्या सीखा, अगर कोई चीज आप कॉमन निकाल रहे हो, अगर वो प्यार से कॉमन आ रही है तो ठीक है, जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, जबरदस्ती में अगर आप किसी नंबर को कॉमन ले रहे हो, नंबर को, और किसी के पास वो नंबर है ही नहीं तो उसके डिवाइड में लिख दो, और जबरदस्ती आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो अंदर के साइन चेंज करो, जो प्लस का है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो बच्चों यहां पर उम्मीद है आपको कॉमन निकालना भी समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हमने अपना पहला रूल कंप्लीट कर लिया है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि किसी संख्या, किसी आव्यूह को हम किसी संख्या से गुणा कैसे करते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि दो आव्यूह को, दो मैट्रिक्स का एडिशन यानी कि जोड़ना कैसे होता है, कि दो आव्यूह को जोड़ा कैसे जाता है। बच्चों अब हम ये समझने वाले हैं कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ते हैं। तो आओ इसको भी मैं आपको समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। अब बच्चों मान के चलो अगर हम एडिशन सीखने वाले, चलो मैं हेडिंग डाल देता हूं, मेरे साथ साथ आप भी नोट करो, एडिशन सीख रहे हैं। एडिशन का मतलब सर, एडिशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों जोड़ना। तो अगर मैं ये सिखाना चाह रहा हूं आपको तो इसके लिए मेरे पास दो अवयव होने चाहिए। भाई जोड़ने के लिए हमारे पास कम से कम दो अवयव तो होने चाहिए ना। तो चलो मान लेते, मान लिया मेरे पास एक ए नाम का डब्बा है, ए नाम का डब्बा, इसमें लिखा है 1 2 3 4, ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से बच्चों मान लो मेरे पास एक बी नाम का डब्बा है और बी वाले डब्बे में लिखा हुआ है 5 6 7 8, मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इनको जोड़ सकता हूं क्या, मैं इनको जोड़ सकता हूं क्या, जोड़ने का रूल क्या है। तो बच्चों पहली चीज ध्यान रखना, अगर मैं दो डब्बों को आपस में जोड़ना चाहता हूं तो जोड़ने का पहला नियम यह है कि उनकी कोटियां बराबर होनी चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। चेक करो क्या ऑर्डर सेम है क्या, कि इसका ऑर्डर कितना है सर, इसका तो 2/2 है, इसका ऑर्डर कितना है सर, इसका भी 2/2 है। तो हाँ बच्चों अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हो। अगर ये बराबर नहीं होता तो आप इनको जिंदगी में नहीं जोड़ सकते। ठीक है, पहली चीज समझ में आई आपको, ऑर्डर सेम होगा तो जोड़ सकते। अब सवाल ये सर इनको जोड़ेंगे कैसे, तरीका क्या है। तो प्यारे बच्चों अगर मान लो मुझे ए में बी को जोड़ना है, मैं चाहता हूं ए वाले डब्बे में बी वाले डब्बे को जोड़ना, तो बहुत आसान है, बहुत आसान। कैसे करोगे सर, बेटा पहली वाली संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ दो तो 1 और 5 मिलकर कितना बन जाएगा सर, 6 बनेगा। सर इसी तरीके से बेटा दूसरी संख्या को दूसरी में जोड़ दो तो बताओ 2 और 6 मिलकर कितना बनेगा सर, ये तो 8 बनेगा। ऐसे बच्चों ये वाली संख्या को इसमें जोड़ दो, 7 और 3 कितना बनेगा सर, 10 बनेगा। इसी तरीके से बच्चों 4 और 8 को जोड़ दो, कितना बनेगा 12 बनेगा। ये लो भाई जोड़ दिया। और जो नया डब्बा है वो कितने बाय कितने का है, वो भी 2/2 का है। देखो इस तरीके से जोड़ा जाता है, कितना आसान है ना। मजा आ रहा है ना आपको, जोड़ना इतना आसान है बेटा, ट्यूशन छुड़वा दूंगा आपको। आपको कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में इतना पढ़ा दूंगा, टॉपर बना दूंगा। भाई टॉपर नहीं बनाया, चैनल को अनसब्सक्राइब कर जाना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने वादा किया है, प्रॉमिस लिया, प्रण लिया है, टॉपर बना के छोड़ूंगा आप सभी को। ठीक है, तो साथ के साथ नोट करके चलो दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे। तो प्यारे बच्चों पहला डब्बा है, दूसरा डब्बा भी जब दोनों को जोड़ेंगे तो पहली शर्त क्या है, उनकी कोटियां एक जैसी हों। फिर उसके बाद में हर संख्या को, मतलब पहली संख्या को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, चौथे को चौथे के साथ, ऐसे जोड़ करके लिख दिया जाता है। इसको बोलते हैं एडिशन, यानी कि जोड़ देना, सम कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ना है। अच्छा एक यहां पर एक गौर करने वाली बात और है, वो भी नोट करके चलो। देखो जब मैंने इस पहले डब्बे को लिया, इसका ऑर्डर कितना था 2/2, इसका भी ऑर्डर कितना था 2/2, और जोड़ने के बाद जो नई मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर कितना है 2/2 का। ये बड़ी गौर करने वाली बात है। तो बच्चों हमने क्या सीखा, जोड़ते वक्त अगर दो डब्बों का ऑर्डर सेम है तो उन्हें जोड़ने के बाद जो डब्बा आएगा उसका भी ऑर्डर सेम होगा, वो बदलने वाला नहीं है, कोटियां बदलने वाली नहीं है। बिल्कुल यही चीज समझाना चाह रहा हूं। तो प्यारे बच्चों अब हम सीखेंगे सबट्रैक्शन, घटाना। अब हम दो मैट्रिक्स को घटाना सीखेंगे, घटाना। घटाने को अंग्रेजी में डिफरेंस भी बोलते हैं, डिफरेंस। ठीक है, सबट्रैक्शन कह लो या डिफरेंस कह लो। तो प्यारे बच्चों अब हम डिफरेंस सीखने वाले कि दो मैट्रिक्स को कैसे घटाया जाए। लिख देता हूं यहां पर, घटाना, दो आव्यूह को घटाया कैसे जाए।
चलो मान लेते हैं मेरे पास कोई दो अवयव, पहला डब्बा मैं ले लेता हूं बच्चों यहां से, मान लो मेरे पास पहला डब्बा है ना, यहां लिखा है 2, 3, 10 और ये 6, ठीक है। और मान लो मेरे पास ऐसे दूसरा वाला डब्बा है, इसमें प्यारे बच्चों यहां पर लिखा हुआ है, सपोज करो यहां लिखा हुआ है 1, यहां लिखा हुआ है 5, यहां पे लिखा हुआ है 3, यहां पे लिखा हुआ है 12, मान लो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, और ये वाला जो डब्बा है कितने बाय कितने का है, 2 बाय 2 का। और प्यारे बच्चों ये वाला डब्बा भी कितने का है, 2 बाय 2 का। अब सवाल ये है कि क्या हम इन डब्बों को आपस में घटा सकते हैं? क्या हम ए वाले डब्बे से बी को या बी वाले डब्बे से ए को घटा सकते हैं? हाँ घटा सकते हैं, लेकिन घटाने का नियम क्या है? घटाने का नियम पहला ये है कि इन दोनों की जो कोटियां हैं वो एक जैसी हों। तो क्या इन दोनों की कोटि एक जैसी है? हाँ सर, कोटियां तो एक जैसी है। तो अगर इनका ऑर्डर सेम है, कोटि एक जैसी, तो आप इनको जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो प्यारे बच्चों हम इनको घटाने वाले, घटाएंगे कैसे? मान लो हमसे एग्जाम में बोला गया कि आप ए से बी को घटाओ, तो ए से बी को घटाना बहुत आसान है प्यारे बच्चों। आपको दो में से एक को घटाना है, मतलब पहली संख्या से पहली को घटा देना है। तो 2 में से 1 गया तो एक बचेगा अपने पास, तो ये आ गया 1। बच्चों ऐसे 3 से घटाना है 5, बेटा 3 से 5 को घटाओगे तो आपके पास आएगा -2, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी को घटा रहे हो। ऐसे बेटा 10 में से आप 3 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 7, और ऐसे 6 में से अगर 12 को घटाओगे तो आपको मिलेगा -6, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी को घटा रहे हो। इसका ऑर्डर पहले 2 बाय 2 का था, इधर भी 2 बाय 2 का, आज भी कितना है 2 बाय 2 का निकला। तो हमने क्या सीखा? दो अवयवों को घटाया जा सकता है अगर उनका ऑर्डर सेम हो, और घटाने के बाद भी उनका ऑर्डर सेम रहता है। ये चीज हमने इसके अंदर सीखी है। तो उम्मीद है बच्चों आपको दो मैट्रिक्स को जोड़ना घटाना बहुत अच्छे से आ चुका है। अब हम सीखते हैं दो अवयव को गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। अब इसको आप नोट कर लेना, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। अच्छा एक बात और है, जैसे मैंने ए में से बी को घटाया, एग्जामिनर बी में से ए भी घटवा सकता था, तो बी वाली तरफ से ए वालों को घटाते जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये सारा काम हमारे लिए बहुत आसान है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन की तरफ, कि मल्टीप्लिकेशन क्या चीज है। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना, दो अवयवों को गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। कैसे करेंगे सर? वो देखो बच्चों, गुणा करने का नियम सीख लेना। मान लो मेरे पास एक ए नाम का डब्बा है, इसके अंदर लिखा हुआ है 1, 2 और यहाँ लिखा 3 और 4। और बच्चों मान लो मेरे पास एक बी नाम का डब्बा है, इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है वो 2 बाय 2 का है, इसका जो ऑर्डर है वो भी 2 बाय 2 का है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, गुणा कैसे करना है। और यकीन मानो मल्टीप्लाई करने का ऐसा तरीका दे दूंगा, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिया होगा, ना आज तक दुनिया की किसी बुक में लिखा होगा। तो बड़े ध्यान से इस चीज को नोट करेंगे सारे बच्चे। बच्चों अगर मान लो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त वो ये जो पहले से चली आ रही है कि भाई दो अवयव को मैट्रिक्स को अगर जोड़ेंगे तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, घटाएंगे तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और गुणा करेंगे तो भी ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, तो गुणा करके देख लेते हैं गुणा होती कैसे। गुणा का नियम समझेंगे सारे बच्चे, गुणा कैसे करी जाती है। मान लो किसी ने हमसे बोला कि आप ए की बी में गुणा करो, आप ए की बी में क्या करो? गुणा, मतलब ए वाले डब्बे को बी वाले से मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वाले डब्बे के जितने भी नंबर हैं उन सबको ऐसे सजा दो, यहाँ पर इनको पहले रिप्रेजेंट कर लो। उसके बाद बी वाले डब्बे की जितनी संख्या उनको यहाँ लिख दो, 5, 6, 7 और 8, इन सारी संख्याओं को आपको लिख देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें वो समझना है यहाँ पर। तो बच्चों मैंने पहला डब्बा पहली जगह लिख दिया, दूसरा डब्बा दूसरी जगह लिख दिया, और मैं ए को मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ बी के साथ में। तो जो बच्चा मेरा ये पहला एग्जाम्पल समझ जाएगा उसको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक एक चीजें बड़े ध्यान से समझना। मान लो मुझे इस डब्बे को इसमें मल्टीप्लाई करना, तो बच्चों तो रूल क्या है, नियम क्या है? तो नियम ये बनाया गया कि आप पहली वाली रो को लो, पहली वाली रो को, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूं दोबारा सुनो, पहली वाली रो को लो और इधर वाले पहले कॉलम से गुणा करो। ओ सर, मतलब पहली रो को पहले कॉलम से? हाँ, पहली रो को पहले कॉलम से, लेकिन इसमें भी एक नियम है। जो पहली रो की पहली संख्या तो पहली संख्या को पहली संख्या से गुणा करो, दूसरी वाली को दूसरी से गुणा करो, और जो आंसर आएगा उसको जोड़ दो। ध्यान से सुनते रहने मेरी बात को। देखो पहली रो को पहले कॉलम से ऐसा ही करना है, बदलना नहीं है, रो को कॉलम से ही करना है, और पहली संख्या को पहली से, दूसरी को दूसरी से, और दोनों को प्लस कर लेना है। कैसे आओ दिखाता हूं। देखो बच्चों, देखो ध्यान से समझना। तो
1 की गुणा करो 5 में तो क्या बनेगा, 1 गुणा 5 लिख दो, 1 गुणा 5 बीच में आ जाएगा प्लस, 2 की गुणा 7 में करो तो 2 गुणा 7 ही आ गया, और इस पे लगा दो एक ब्रैकेट, गोल वाला ब्रैकेट। अब इसी तरीके से आगे देखो, इसकी गुणा जब हमने इधर कर दी तो बच्चों इसकी गुणा इस वाले कॉलम में भी करो, तो पहली संख्या की गुणा पहली में, मतलब 1 की गुणा करो 6 में और फिर प्लस कर दो, 2 की गुणा कर दो 8 में, तो 2 गुणा में 8, पहले ये लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है, गोल ब्रैकेट के अंदर, ऐसे वाले गोल ब्रैकेट के अंदर। इसी तरीके से बच्चों अब मैं सेकंड वाली रो की गुणा इस फर्स्ट वाले कॉलम में करूंगा, तो 3 की गुणा 5 में और 4 की गुणा 7 में, तो यहां पे जब गुणा करोगे तो 3 गुणा में चलेगा 5 और प्लस 4 गुणा में चलेगा 7, और डब्बा बंद कर दो, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। इसी तरीके से अब इसकी गुणा करो इधर वालों में, तो पहली संख्या की पहली में, मतलब 3 की गुणा 6 में करो तो 3 × 6, बीच में प्लस आएगा, 4 × 8 यानी कि 4 गुणा में चलेगा 8। बच्चों यही नियम है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पहले जब मैंने शुरुआत में पहली वाली रो को पहले कॉलम से गुणा करा तो क्या करा, पहली संख्या की गुणा पहली संख्या में और दूसरी संख्या की गुणा दूसरी में, और जो बना उन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। यही नियम में लगाता चला गया सभी के ऊपर। अब गुणा करने के बाद जो है इसको हम ऐड करके देखते हैं कितना बनने वाला है हमारे पास में। मैं अभी डरने की जरूरत नहीं समझ में, दोबारा एक और एग्जांपल दूंगा और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आओ इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखो, आप सभी को ये बात तो पता होगी, यहां पर सॉल्व करो, 7 2 14, 14 + 5 कितना 19, मतलब बच्चों इन दोनों को जोड़ूंगा तो 19 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करो, 6 × 1 = 6, 2 × 8 = 16, है ना, तो यहाँ पर 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 22 आएगा। बच्चों इसको सॉल्व करो, 5 × 3 = 15, 7 × 4 = 28, 28 और 15 कितने होते हैं 43, यानी कि आएगा 43, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से यहाँ पे 6 × 3 = 18 और 8 × 4 = 32, 32 और 18 कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 50। तो इस तरीके से हमारे पास 2/2 में एक नया डब्बा निकल करके आ गया। तो इस तरीके से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने गुणा किसकी करी है, मल्टीप्लाई किसकी करी है, ये मैंने ए की मल्टीप्लाई बी में करी है, ठीक है। इसी तरीके से अब बी की मल्टीप्लाई ए में करके दिखाता हूँ। अच्छा एक बात मैं और बता के चलता हूँ आप सभी को, ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि प्रिंस सर ने भी क्या करा है, ए की मल्टीप्लाई बी में की है तो इनका आंसर कुछ आ गया, कुछ आ गया। अब बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर b की मल्टीप्लाई a में की जाए तो भी आंसर यही आएगा। नहीं, ये नहीं आएगा, ये चीज गलत है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर a की मल्टीप्लाई b में करता हूं तो जो आंसर आएगा b की मल्टीप्लाई a में करके वही आंसर नहीं आता। ये जरूरी नहीं है कि वही आंसर आ जाए, ठीक है। इस चीज को समझते हैं थोड़ा, क्योंकि बचपन से तो हमें ये सिखाया गया है, हमें बचपन से सिखाया गया कि अगर आप 2 की गुणा 3 में करोगे तो 6 आएगा, और 3 की गुणा 2 में करोगे तो भी 6 आएगा, और दोनों बातें क्या है, बराबर है। बच्चों संख्याओं को गुणा करना अलग बात होता है और डब्बों को गुणा करने एक अलग बात होती है, ठीक है ना। डब्बों में जब गुणा करते तो रो और कॉलम का खेल होता है, तो उसमें आंसर अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी बताओ मैंने आपको क्या गुणा करके दिखाया, ए और बी। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं बी की गुणा ए में करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो उसको भी ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों बी की गुणा जब मैं ए में करूंगा तो ये वाला डब्बा पहले आ जाएगा और ये वाला डब्बा बाद में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बच्चों b की गुणा b वाले डब्बे की गुणा a में करना चाहता हूं तो b वाला डब्बा पहले लिखना पड़ेगा, 5 6 7 और ये 8, और a वाला डब्बा उसके बाद लिखना पड़ेगा 1 2 3 और 4। दोबारा से, जिन बच्चों को नहीं समझ में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दोबारा से समझने की कोशिश करो। क्या करना है बच्चों, पहली वाली रो को पकड़ना है, फर्स्ट वाली रो को, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे होगी, पहली संख्या की मल्टीप्लाई पहली वाली में, तो नया डब्बा जो बन के आएगा बच्चों 5 × 1 कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा, बीच में प्लस लगा दो। 6 की गुणा कर दो 3 में, 6 दिया कितना 18, ये लो बच्चों इस पे ब्रैकेट लगा दो। इसी तरीके से अगले वाले ब्रैकेट में आ जाओ। अब इस वाली रो की गुणा इस वाले कॉलम में हो चुकी है, अब इस वाली रो की गुणा इस वाले कॉलम में करेंगे। तो बच्चों 5 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो 5 दूनी 10 बनेगा, बीच में प्लस लगाना होता है। 6 की गुणा 4 में करो, 6 चौक 24, ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, आपको सेकंड वाली रो की मल्टीप्लाई भी फर्स्ट वाले कॉलम में करनी है। तो 7 की मल्टीप्लाई 1 में करो बच्चों 7 आ जाएगा, बीच में प्लस लगा दो अपने घर से, और 8 की 3 में कर दो, 8 3 24 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। इसी तरीके से अगले वाले ब्रैकेट में आ जाओ बच्चों, 7 की मल्टीप्लाई यहां करो, क्योंकि अब हम इस वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों 7 की 2 में करोगे तो कितना बनेगा 14 बनेगा, बीच में प्लस लगा दो, और 8 की 4 में करो तो ये आ जाएगा 32 32 आ जाएगा यहाँ पर। और ये बच्चों डब्बा बंद कर दो, और डब्बा बंद करने के बाद अब हमारा आंसर आने को बिल्कुल रेडी है।
तो उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई कैसे करनी ये समझ में आ रहा होगा। हर बार रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करनी है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की गुणा कर करके जोड़ते जाना है, ठीक है। आओ अब इनको ऐड करके देखते हैं बच्चों कितना आंसर बनने वाला है, इनका एडिशन किया जाए, ठीक है। जब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे 18 और 5 जोड़ो, 18 तो 20 और 3 23, बच्चों ये 23 आ जाएगा निकल के, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 24 और 10 को जोड़ो बच्चों, यहाँ पर 34 आ जाएगा आपके पास में निकल करके। इसी तरीके से यहाँ पे जोड़ो 24, 36 और 1 31 यानी कि 31 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पे जोड़ो 4 और 2 6, 3 और 1 4, 46 आ जाएगा निकल करके। बच्चों ये कितने बाय कितने में आ रहा है, ये आ रहा है 2 बाय 2 में। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब मैंने बी की मल्टीप्लाई ए में करी तो देखो 23 34 31 46 आ रहा है, लेकिन जब मैंने ए की मल्टीप्लाई बी में करी तो आंसर कुछ और आ रहा है। सर ये तो सच में अलग अलग आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहली लाइन में बता दिया था, शुरुआत में ही बता दिया था बच्चों, ये नोट करने वाली बात है। क्या नोट करने वाली बात है कि ए की मल्टीप्लाई बी में करने पर जो आंसर आएगा और बी की मल्टीप्लाई ए में करने पर जो आंसर आएगा वो बराबर आ जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ये हमेशा ट्रू नहीं होता। तो आपके मन में सवाल आएगा, सर ये कभी बराबर आ सकते हैं, या कभी ऐसा हो सकता है कि ए की गुणा बी में और बी की गुणा ए में करके आंसर बराबर? हाँ हो सकता है। ऐसा कब हो सकता है वो सुनना बच्चों, ऐसा तब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है, मैं लिख देता हूं, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल। ये संभव कब? इट इज ओनली पॉसिबल, ये संभव तो है पर कब? अगर यदि हमारा ए और बी दोनों बराबर हों, मतलब ए वाला डब्बा और बी वाला डब्बा दोनों सेम है। अगर ए और बी दोनों डब्बे सेम है, दोनों डब्बे एक जैसे हैं, तो फिर तो ए की गुणा बी में करने पर और बी की गुणा ए में करने पर दोनों का आंसर क्या आएगा? बराबर आएगा। पर ये कब आएगा? जब दोनों डब्बे कैसे हो? एक जैसे। अब ये दोनों डब्बे कैसे थे? अलग अलग। दोनों सेम होते तो ए की गुणा बी में करने पर, बी की गुणा ए में करने पर आंसर बराबर आ जाता। तो उम्मीद है आप सभी को मल्टीप्लाई करना समझ में आया होगा। पर बच्चों यहां पर सीखने लायक एक बात और है। क्या बात है सीखने लायक? और सीखने लायक जो पॉइंट है वो बच्चों ये है कि अभी हमने जब दो मैट्रिक्स को जोड़ना सीखा था, जब हमने सीखा था कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, तो दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए मैंने क्या कहा था कि ऑर्डर जो होना चाहिए, ऑर्डर मतलब क्या? ऑर्डर मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए कोटि, वो कैसी हो? सेम हो। ऑर्डर क्या हो? सेम हो। ऑर्डर सेम हो, ये मैंने बताया था ना, यहाँ पर कोटि सेम होनी चाहिए दोनों को जोड़ने के लिए। और बच्चों मैंने आपको ये भी बताया जब दो अवयव को आपस में घटाया जाता है, घटाया माइनस किया जाता है, तो तब भी उनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर वो तब भी कैसा होना चाहिए? तब भी बच्चों वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी आप उनको घटा सकते हो। फिर मैंने आपको ये सिखाया था, अगर आपको दो डब्बों की गुणा करनी है, गुणा करना चाहते हो, तो गुणा करने के लिए भी ऑर्डर क्या हो? सेम हो। ऑर्डर कैसा हो? सेम हो। कोटियां सेम हो तो आप उनकी गुणा कर सकते हो। लेकिन इसमें एक नई बात मैं ऐड कर देता हूं, आपके पास एक नई चीज ऐड कर देता हूं प्यारे बच्चों। वो नई बात क्या है वो बड़े ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे कि अगर ऑर्डर सेम होगा तो सिर्फ जोड़ सकते हो, ऑर्डर सेम होगा तो घटा भी सकते हो, ऑर्डर सेम होगा गुणा भी कर सकते हो। लेकिन अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो भी आप गुणा कर सकते हो। मतलब गुणा करने का ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से समझना इस बात को, गुणा करने का ऑर्डर से कोई लेना देना, कोटि से कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं आपको ऐसे भी एग्जांपल देने वाला हूं, दोनों डब्बों की कोटियां यानी कि ऑर्डर अलग अलग होंगे और कमाल की बात उनमें फिर भी गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर ऑर्डर अलग अलग हो जाएगा तो हम उनको जोड़ नहीं सकते। ऑर्डर अलग अलग हो गया तो आप उनको माइनस नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते। लेकिन ऑर्डर अलग अलग हो गया तो उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आओ इसी चीज को समझते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है और ऐसा कब कब पॉसिबल है। तो बच्चों गुणा करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एक टिप देता हूं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे इस वाली बात को नोट करके चलेंगे जो मैं अब लिखने वाला हूं आप सभी के लिए, ठीक है। गुणा करने का नियम, ठीक है। रूल क्या है? रूल समझो, रूल समझना, नियम क्या है। तो मैं यहां लिख रहा हूं दो, है ना, दो डब्बे समझ रहे हो? मैट्रिक्स लिख देता हूं अंग्रेजी में, मैट्रिक्स। दो डब्बों, है ना, दो डब्बों को मल्टीप्लाई समझ रहे हो? गुणा, ठीक है ना। दो डब्बों को मल्टीप्लाई करने के लिए डीपी सेम होनी चाहिए।
बच्चे कहेंगे सर ये डीपी क्या चीज आ गई यहाँ पर, ठीक है बच्चों। देखो गुणा करने का ये बड़ा खास नियम है, आपको याद रहे, गुणा करने का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपको याद रखना है। गुणा कब हो पाएगी, दो डब्बों की मल्टीप्लाई आप कब कर सकते हो, दो डब्बों की आप मल्टीप्लाई सिर्फ तब कर सकते हो जब उन दोनों की डीपी क्या हो, सेम हो। सर ये डीपी क्या चीज है, बेटा डीपी का मतलब समझो, डी का मतलब होता है दूसरी वैल्यू, लिख देता हूं यहां पर, डी का मतलब है दूसरी वैल्यू, और यहां पी का क्या मतलब है, पी का मतलब होता है पहली वैल्यू, पी का मतलब क्या होता है, पहली वैल्यू। ओहो सर अभी भी बात समझ में नहीं समझ में आई ना, चलो अब तुम्हारे सामने रखता हूं मैं एक एग्जांपल शानदार सा, ध्यान से समझना, इस वाली बात को नोट कर लेना, ये दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगी। मैंने क्या बोला, रूल क्या है, दो डब्बों की मैट्रिक्स से गुणा करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, डीपी से होनी चाहिए। डी का मतलब ये व्हाट्सएप वाले डीपी नहीं है कि वहां डिस्प्लेड पिक्चर देख रहे हो, व्हाट्सएप वाले डीपी नहीं मेरे भाई, यहाँ डी का मतलब दूसरी वैल्यू, यहाँ पी का मतलब पहली वैल्यू। इस बात को थोड़ा और डिटेल में लेके जाता हूं कि दो डब्बों की गुणा कब होती है। देखो अब अगर आपने ये वाली बात नोट कर ली, अगर आपने ये बात नोट कर ली तो ऐसे समझो, मान लो बच्चों मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 और 4, राइट। मेरे पास एक और डब्बा है बी, दूसरा डब्बा है बी, इसमें मैं लिख के चल रहा हूँ 6 7 0 4 -2 1, मैं ऐसा लिख के चल रहा हूँ। अब मुझे इनका ऑर्डर बताओ क्या क्या है, ऑर्डर पे बात करते हैं। इसकी जो कोटी है बच्चों वो कितनी है, 2/2, इसका ऑर्डर 2/2 का चल रहा है। इसका ऑर्डर बोलो कितना है, इसके अंदर 2 रो आ रही है और 3 कॉलम आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। अब मैंने क्या बोला, अब मेरा सवाल ये क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, गुणा हो सकती है। तो ज्यादातर बच्चे जो इसको पहली बार पढ़ रहे हैं वो क्या बोलेंगे, सर नहीं हो सकती, क्योंकि इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है, तो सर आप ए की गुणा बी में नहीं कर सकते। पर बच्चों मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि ऑर्डर अलग अलग हो तो भी गुणा पॉसिबल है, तो भी संभव है कि गुणा हो जाए, मल्टीप्लाई हो सकती है। पर क्या चीज पता होनी चाहिए, तो बच्चों हमें डीपी देखनी पड़ेगी। डीपी, डी का मतलब दूसरी और पी का मतलब पहली। अब आ जाओ इधर, इसका डीपी का असली मतलब क्या वो अब समझ में आएगा। अब इन दोनों डब्बों को ध्यान से देखो, इस डब्बे का ऑर्डर देखो, ऑर्डर दिख गया इसका ऑर्डर, तो बेटा डी का मतलब दूसरी, तो इस वाले ऑर्डर की दूसरी वैल्यू क्या, दूसरी वैल्यू सर 2। और इधर वाला जो डब्बा है इसमें इस वाले का ऑर्डर देखो, अब यहां पे डीपी, पी का मतलब पहली वैल्यू, इस वाले ऑर्डर की पहली वैल्यू क्या है, 2। ये है डीपी का मतलब, डी का मतलब पहले वाला जो डब्बा है उसकी दूसरी वैल्यू क्या बन रही है ऑर्डर में, ठीक है, और पी का मतलब पहली, जो दूसरा वाला डब्बा है उसके ऑर्डर की पहली वैल्यू क्या बन रही है। अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों इक्वल है, एक जैसी हैं, तो इसका मतलब ये है हम इन दोनों डब्बों को गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर डीपी सेम हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कर कैसे सकते हैं मैं आपको जरा करके भी दिखा देता हूं, एक बढ़िया सा शानदार सा एग्जांपल दे करके। चलो इन्हीं को मल्टीप्लाई करके देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। डीपी सेम होने पर इनको इनटू कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों पहला वाला डब्बा है ए हमारा और दूसरा वाला डब्बा है बी, ए की गुणा में करना चाहता हूं बी में, तो पहला डब्बा मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 है, और इसकी मैं गुणा करना चाहता हूं यहाँ पर 6 7 0 और 4 -2 और 1 के साथ मैं इसकी मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है। तो आओ अब इसकी गुणा करके दिखाता हूं मैं आप सभी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, पहली वाली रो की मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम के साथ करो। ओके सर कर देंगे। तो पहली वाली रो की मल्टीप्लाई जब पहले वाले कॉलम के साथ करोगे तो बेटा 1 की गुणा 6 में करो, कितना आ गया 6, फिर प्लस लगा दो। 2 की गुणा 4 में कर दो, 4 दूनी कितना 8 और इस पे लगा दो ब्रैकेट। इसी तरीके से बच्चों जब इसकी गुणा इस वाले कॉलम में हो जाए तो इसकी गुणा अगले वाले कॉलम में करो। तो यहाँ पे 1 की गुणा 7 से करो, कितना बनेगा 7 बनेगा, बीच में आएगा प्लस, बीच में क्या आएगा प्लस। लेकिन बच्चों देखो जब मैं 2 की गुणा -2 में करूंगा तो वो माइनस का 4 हो जाएगा, मतलब अगर मैं बीच में प्लस भी लगाऊंगा तो वो जो -4 आएगा वो उसको नेगेटिव कर देगा। तो इसलिए मैं सीधा लिख देता हूं यहां पर -4। अगले वाले ब्रैकेट में आ जाओ। इसी तरीके से मैं इसकी गुणा जब इसमें करूंगा बच्चों 1 की 0 में करूंगा तो 0, फिर प्लस लगाऊंगा, 2 की 1 में करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, अब इधर आ गया मैं 3 की गुणा 6 में करूंगा, कितना बनेगा बच्चों ये बनेगा 18, बीच में प्लस लगाओ, 4 चौक हो जाएगा 16, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ करूंगा, अब 3 की इसमें करो, 3 सत्ते हो जाएगा 21 और बेटा 4 दूनी -8 तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे 3 की गुणा 0 में करोगे 0 और बच्चों बीच में प्लस आएगा और 4 की 1 में करोगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर ये डब्बा बंद हो जाएगा। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब ध्यान देने वाली बात है जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो गौर करो। सॉल्व करके कितना आएगा 8 + 6 कितना होता है बेटा 14 होता है यहाँ पे। 7 - 4 कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ 18 16 जोड़ दो दोनों को 8 और 6, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3, 34 बनेगा बच्चों। यहाँ पर 21 से 8 गया कितना बचेगा अपने पास में 13, ठीक है ना 13 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे 0 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारे पास में ये पूरा ये सॉल्व होने के बाद हमारे पास पूरा ये नंबर होगा, एक पैटर्न आएगा।
आएगा निकल करके, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो पा रही है। पर यहां पर गौर करने वाली एक और बात देखो, जब आपने पहले डब्बे की दूसरे डब्बे में गुणा करी तो सारे बच्चों को मैंने क्या समझाया है कि इसका जो ऑर्डर चल रहा था, इसका ऑर्डर कितना था, 2/2 का था सर। इधर वाले का ऑर्डर कितना था सर, इसका ऑर्डर तो 2/3 का था, ठीक है। और इनकी गुणा क्यों हो गई, इनकी गुणा क्यों हो पाई, ये सोचो, मल्टीप्लाई क्यों हुई, क्योंकि डीपी सेम है। डीपी मतलब, अरे डीपी का मतलब बच्चों इधर की दूसरी और इधर की पहली वैल्यू सेम है, इसलिए गुणा हो गई, इसलिए गुणा हो गई। जब तक डीपी सेम होगी तब तक गुणा हो जाएगी। अब देखो एक चीज गौर करना है यहां पे, अगर मैं दूसरी और पहली को छोड़ दूं, अगर मैं दूसरी और पहली को डीपी को छोड़ दूं, इधर से क्या बचता है, इधर बचा 2, उधर क्या बचा, इधर बचा 3, इधर बचा 2, उधर बचा 3। तो ये जो 2 और 3 बचा, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये कि जो नया डब्बा आएगा गुणा करने के बाद, उसका जो ऑर्डर आएगा वो 2/3 में निकल के आएगा। जो नया डब्बा आएगा वो 2/3 में आएगा। बच्चों ध्यान से समझना, यहां जो संख्या बचेगी और यहां जो बचेगी, उन दोनों को गुणा करके लिख दो, वो नया डब्बा जो निकल गया उसकी कोटी यही आएगी। यकीन ना हो तो चेक कर लो, कितनी रो है इसके अंदर, 2, कॉलम कितने, 3, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो डीपी से क्या पता चलता है, डीपी से पता चलता है, दूसरी और पहली से पता चलेगा कि गुणा होगी या नहीं होगी, ठीक है। और बची हुई संख्याओं से क्या पता चलेगा, जो बच जाएंगी उनसे, उनकी गुणा से ये पता चलेगा नया डब्बा कितनी रो और कितनी कॉलम के साथ आने वाला है, इस बात का हमें पता चल जाएगा। तो उम्मीद है आपको गुणा करने का सबसे शानदार तरीका समझ में आया कि भाई डीपी देखो, बस गुणा करते समय सब गया भाड़ में, डीपी सेम तो गुणा होगी, डीपी सेम नहीं तो गुणा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बच्चों डीपी वाला फंडा सिर्फ गुणा के टाइम पे देखना है, जोड़ते और घटाते समय नहीं देखना। जोड़ते और घटाते समय तो बस हमें ऑर्डर सेम चाहिए, ऑर्डर कोटियां बराबर है तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज कोई डीपी नहीं है वहां पे। ये डीपी वाला फंडा सिर्फ लगता कहां पर है, गुणा के टाइम पे, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों, तो यहां पर मैं आपको एक सवाल करता हूं, मैं यहां पे आपसे एक सवाल करता हूं। सवाल क्या है, बड़े ध्यान से सुनना है यहां पर बच्चों। बताओ, अगर मैं यहां पर आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे यहां पे ये पूछूं, क्या बी की गुणा ए के साथ पॉसिबल है? अभी तो मैंने ए को बी से गुणा करके दिखाया, अगर मैं आपसे बोलूं बी को ए से करो, क्या हो सकती है गुणा? नहीं हो सकती, क्योंकि जो बी वाला डब्बा है, बी वाला डब्बा, गौर करो बच्चों, बी वाले डब्बे का ऑर्डर कितना चल रहा है सर, बी वाले का चल रहा है 2/3 में, और ए वाले का ऑर्डर कितना चल रहा है, वो चल रहा है 2/2 में। अगर मैं इस तरीके से इनको लगा दूं तो जो डीपी बनेगा वो सेम नहीं है। देखो देखो, इसकी दूसरी और इसकी पहली बराबर नहीं है, तो जब डीपी ही बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये वाला मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बच्चों ए की गुणा बी में तो संभव है, लेकिन बी वाले डब्बे की वही वाली गुणा ए के साथ संभव नहीं है। यही चीज मैंने आपको सिखाई थी कि गुणा के वक्त में यहां पर क्या हो रहा है, सारा खेल है रो का और कॉलम का। रो और कॉलम चेंज होते के साथ ही होता है, ये सारा का सारा जो गड़बड़ी होती है उसी की वजह से होती है। तो अगर ए की गुणा बी में हो रही है तो जरूरी नहीं है बी की गुणा ए में हो जाए, और अगर ए की गुणा बी में हो रही है और बी की ए में हो गई, मान लो हो गई गुणा, तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल हो, बराबर हो। ये चीजें मैंने आपको समझाई हैं। तो उम्मीद है आपको बच्चों मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है डिवीजन। डिवीजन के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अब मैं बात करता हूं डिवीजन की, कि दो मैट्रिक्स से अवयव को डिवाइड यानी कि भाग कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, दो मैट्रिक्स को डिवाइड करने का, भाग करने का दुनिया में कोई रूल नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं जिससे हम इनको डिवाइड कर सके, भाग कर सके। मैट्रिक्स को आपस में डिवाइड करने का दुनिया में कोई रूल आज तक नहीं बना है और ना बन पाएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं बन पाएगा इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए डिवीजन का मैट्रिक्स के अंदर कोई रूल नहीं होता, मतलब दो अवयव को भाग करने का दुनिया में कोई तरीका नहीं है। हाँ, इसके बदले इसके रेफरेंस में हमने एक रूल बनाया। वो रूल कौन सा है? वो है बच्चों इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स को भाग करना, ऐसा कोई नियम हमारे पास नहीं है, पर इसके बदले हमने एक नियम बनाया जिसको क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव का प्रतिलोम निकालना। तो प्रतिलोम वाला जो टॉपिक है आपका आगे आएगा, इसलिए मैं बी के लिए इसको स्किप करके चल रहा हूं। पहले हम और बातें कर लेते हैं मैट्रिक्स की, उनको समझ लेते हैं, उसके बाद इस वाले टॉपिक को हम लास्ट में ऐड करेंगे, प्रतिलोम कैसे करते हैं, इनवर्स निकालते कैसे, ये चीज बाद की है, ठीक है ना। तो पहले हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो ये सारे थे बच्चों, ठीक है, और इनवर्स वाला टॉपिक आता हमारा लास्ट में, तो इसलिए इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। यहां तक की सारी चीजें आप नोट करके चलो और बढ़ते हम अपने अगले टॉपिक की तरफ।